बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, उसका पार्ट जो है 8 पे हम आ गए हैं। पार्ट 8। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से दो टॉपिक? आरएलसी सर्किट्स और इम्पीडेंस ट्रायंगल। आरएलसी सर्किट्स और इम्पीडेंस ट्रायंगल। डेरिवेशन भी है इसकी। ठीक है भाई, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछली वीडियो का। और अगला पार्ट आपने देखना है तो वीडियो के लास्ट में ही इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है। सबसे बेहतर तो ये है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं। एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये न्यू आने वालों के लिए इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज पे देखें, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट सारी आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करें, सारी वीडियोस पिछली आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 15 से शुरू है, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 चैप्टर जो है वो चल रहा है। सारी वीडियोस बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मौजूद हैं। आप चैप्टर नंबर 15 यानी कि इस बुक का चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो जाइए। इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 12 केमिस्ट्री की। शुरू हो जाइए। और उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद है 2 घंटे का नॉमनक्लेचर का, क्योंकि नॉमनक्लेचर आपकी जो है ना वो दुखती रग है जिसको हम कहते हैं। तो वो ग्रैंड टेस्ट मैंने इसीलिए बनाया, उसी में सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उस ग्रैंड टेस्ट को बार बार अटैम्प्ट करें, अपने नॉमनक्लेचर के ऊपर ग्रिप करें। ठीक है भाई। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी। 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट बुक में बना चुका हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर आरएलसी सर्किट्स जो है। सर्किट ये मैंने पहले भी आपको बताई थी, इस लफ्ज़ को ज़रा समझ लीजिए। सर्किट वर्ड साइकिल से निकला है, और साइकिल का मतलब ये होता है कोई चीज़ एक जगह से चले और दोबारा वहीं पर पहुंच जाए, जैसे कि हमारी साइकिल का टायर होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गोल हो, वो ऐसे भी हो सकती है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से चल के दोबारा यहाँ पर आ गए। ये क्या है? ये कंडक्टर है, ये एक वायर है, एक तार है। ठीक है। और इसमें क्या फ़्लो कर रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकल कहाँ से रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स वापस किस में जा रहे हैं? ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है। ये बैटरी के 2 टर्मिनल हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इनसे ये दोनों तारें कनेक्ट हुई हुई हैं। ये बैटरी के 2 टर्मिनल आ गए। बैटरी नहीं है तो आपका स्विच बोर्ड जो है उसमें भी देखें आप, 2 स्विच लगे हुए होते हैं इस तरह के गोल गोल। आप उसमें जो लगाते हैं स्विच अपना, ठीक है, उसके अंदर भी वो जो तार जा रही होती है, जो स्विच में आप लगाते हैं अपने घरों में, उस तार को अंदर से खोल के देखें तो उसमें आपको 2 तारें मिलेंगी, ताकि सर्किट जो है वो मुकम्मल हो सके। तो ये है सर्किट की कहानी। आरएलसी सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेसिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तीनों लगे हुए हैं। ऐसा सर्किट, ठीक है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। आर का मतलब रेसिस्टर, एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब कैपेसिटर। ठीक है भाई। तो नोट्स ले लेते हैं अब इसके। टू द पॉइंट मैंने आपको बता दिया क्या है ये। तो आर एल सी सर्किट क्या है ये? कोई आपसे पूछता है भाई ये क्या है आरएलसी सर्किट, तो आप बताइए। अ टाइप ऑफ सर्किट, सर्किट की वो टाइप है, अ टाइप ऑफ सर्किट, सर्किट की वो टाइप है इन विच, जिसके अंदर नंबर 1 रेसिस्टर भी कनेक्ट है, रेसिस्टर भी कनेक्ट है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 इसके अंदर इंडक्टर भी कनेक्ट है, इंडक्टर इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 3 इसके अंदर कैपेसिटर भी कनेक्ट है, कैपेसिटर जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप ऑफ सर्किट इन विच रेसिस्टर, इंडक्टर,
कैपेसिटर आर कनेक्टेड इसमें कनेक्ट हुए हैं। कैसे कनेक्ट हुए हैं? कनेक्टेड इन सीरीज़, दोनों तरह से कनेक्ट हुए हैं। कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट हुए हैं? दोनों तरह से कनेक्ट हुए हैं। इन सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं, और पैरेलल भी कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब दोनों तरह से आपको ये कनेक्ट हुए हुए नज़र आ सकते हैं। सीरीज़ में भी कनेक्ट हुए हुए नज़र आ सकते हैं, और पैरेलल भी कनेक्ट हुए हुए नज़र आ सकते हैं। आरएलसी सर्किट का मकसद क्या होता है? पर्पस। पिछली वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि आप जो है इंडक्टर वाली जो वीडियो थी उसका बुनियादी मकसद यही था कि आप अल्टरनेटिंग करंट के अंदर डीसी के सिग्नल चाहते हैं, तो इंडक्टर ये काम कर देता है आपका। वजह क्या है? अल्टरनेटिंग करंट जो है उस पर हमारी जो साउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें शोर जो है, नॉइस क्रिएट होता है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जबकि डीसी करंट जो डायरेक्ट करंट है वो स्मूथ होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ नॉइस जो है, शोर नहीं होता। ऐसी सारी अप्लाइंसेस जो साउंड से रिलेटेड हैं उनके अंदर ये मामलात होते हैं। तो अब क्या करें? तो हमें अल्टरनेटिंग करंट सेटअप के अंदर ही एक ऐसा सेटअप चाहिए जो हमें डीसी के सिग्नल दे सके। ठीक है, तो इंडक्टर बुनियादी तौर पर ये काम करता है। कैपेसिटर आपको पता है चार्जेस को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, रेसिस्टर जो है वो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो के दौरान मुज़ाहिमत क्रिएट करता है, रुकावट क्रिएट करता है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अमाउंट ऑफ करंट जहाँ हमें ज़्यादा करना हो, कम करना हो, तो हम ये रेसिस्टर जो है इसकी मदद से ये काम कर सकते हैं। जहाँ करंट ज़्यादा हो, करना हो, कम करना हो, उसको ये रेसिस्टर कंट्रोल कर सकता है। तो तीनों के काम भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन तीनों अगर एक ही जगह पे आ जाएं तो तीनों अपना अलग अलग काम करेंगे। ये अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करेगा, ये जो है वो एसी सर्किट के अंदर डीसी के सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करके आपको देगा। तो इसका मकसद क्या है? पर्पस मतलब मकसद। यहाँ पर 3 मकासद लिखे हैं मैं। फ़िल्टरिंग सिग्नल्स को फ़िल्टर करना, फ़िल्टरिंग सिग्नल्स, एक ये मकसद है इसका। दूसरा मकसद जो है इसका ट्यूनिंग सर्किट्स की ट्यूनिंग करना, ट्यूनिंग सर्किट्स। और नंबर 3 रिसोनेंट एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जिसमें रिसोनेंस का काम होता है। रिसोनेंट एप्लीकेशंस। ठीक है भाई, ये तो मकसद इसका आ गया इन सर्किट्स का, इस किस्म के सर्किट का। ठीक है भाई, अब आपसे कोई पूछ ले वाई, क्यों, तो आप बोलें इसका मकसद ये लिख दिया है ना भाई, तो फिर क्यों का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो फिर भी आपसे पूछता है क्यों भाई, ऐसा सर्किट क्यों बनाया जाए, वाई। तो इस वाई का जवाब देने के लिए फिर आप उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इस किस्म का सर्किट दे कैन मैन्यूपुलेट नंबर 1 फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये मैन्यूपुलेट का मतलब होता है इंटरैक्ट करना, कम ज़्यादा करना, छेड़छाड़ करना, चेंज लेके आना। तो ये रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पीडेंस वर्ड का मतलब होता है रेसिस्टेंस। किसी भी किस्म की रुकावट अगर हो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, वोल्टेज के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं वोल्टेज को, वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैं बार बार बताता हूँ, इससे परेशान मत होइएगा। वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके लिए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किसी भी किस्म की हर्डल क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है, उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं इम्पीडेंस। तो इनकी मदद से, इन तीनों की मदद से, रेसिस्टर की मदद से, कैपेसिटर की मदद से, इंडक्टर की मदद से हम
फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं हम। इम्पीडेंसेस जो कुछ भी इम्पीडेंसेस हैं, जो भी रेसिस्टेंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में और वोल्टेज को फ्लो होने में, उन इम्पीडेंसेस को के साथ हम इंटरेक्ट हो सकते हैं, उसको उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका मकसद है। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की तरफ। आरएलसी सर्किट्स बता दिया क्या होते हैं, इनमें क्या लगा होता है, इनका मकसद क्या होता है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस वर्ड को दोबारा याद कर लीजिएगा, इसका मतलब रेसिस्टेंस है। इम्पीडेंस रुकावट, इम्पीडेंस का मतलब है रुकावट, हर्डल, रुकावट। इम्पीडेंस ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल की मदद से आपको एक सर्किट के अंदर जितनी इम्पीडेंसेस हैं, जितनी रुकावटें हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो आपसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है। तो आप बताएं। अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की एक टाइप है। ठीक है, ये ट्रायंगल की एक टाइप है। अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल की एक टाइप है। दैट शोज़ जो कि आपको दिखाता है, दैट शोज़ जो कि आपको दिखाता है क्या, 3 एलिमेंट्स ऑफ इम्पीडेंस, 3 एलिमेंट्स ऑफ इम्पीडेंस। इस ट्रायंगल के अंदर आपको इम्पीडेंस के तीनों एलिमेंट्स जो है वो नज़र आएंगे। कौन कौन से एलिमेंट हैं ये। नंबर 1 रेसिस्टर, ये भी रेसिस्टर लगा हुआ हो तो ये भी रुकावट इम्पीडेंस क्रिएट करता है, और इंडक्टर अगर लगा हुआ हो तो ये भी रुकावट इम्पीडेंस क्रिएट करता है, और कैपेसिटर अगर लगा हुआ हो तो ये भी रुकावट इम्पीडेंस क्रिएट करता है। देखिए सर्किट के अंदर ये कैपेसिटर आप लगा देते हैं या रेसिस्टर आप लगा देते हैं या फिर आप जो है इंडक्टर आप लगा देते हैं, इनके अपने जो भी काम हो ये वो करते हैं, लेकिन ये करंट को फ्लो होने में परेशानी तो पैदा करते हैं ना। करंट के फ्लोइंग में ये परेशानी तो पैदा करते हैं। इम्पीडेंस तो है ना ये, भले इनके दूसरे फ़ायदे अलग हैं, लेकिन ये करंट को फ्लो करने में परेशानी भी तो पैदा कर रहे हैं ना। पॉलिटिकल ज़बान में समझाऊं तो एक सियासी जलसा अगर किसी जगह पे होता है तो कोई भी सियासी रहनुमा आते हैं, वहाँ तकरीर करने के बाद उस इलाके के लिए जो है वो क्या करते हैं, इंसेंटिव्स जो है वो ऐलान करते हैं कि भाई ये इतने पैसे डोनेट करके मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये इस काम के लिए, ये गली ख़राब हुई है इसके लिए मैं 50 करोड़ रुपए दे के जा रहा हूँ, ये पानी का मसला है इसके लिए मैं 2 करोड़ रुपए दे के जा रहा हूँ। तो वो जो सियासी रहनुमा साहब आए हैं, उनके उस जलसे से, उनकी तकरीर से और उसके बाद उन पैसों के मिलने से फ़ायदा तो है उनके आने से, लेकिन उनके आने से डिस्टर्बेंस भी तो है ना। वो जगह घिरती है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, दीगर मसले मसाइल हो जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के इशू हो जाते हैं। तो ये बात समझिए आप, ये मैंने पॉलिटिकली समझा है। उन्होंने जितने भी मराआत दी, इंसेंटिव्स दिए, इतने इतने पैसे दे के वो चले गए, वो एक अलग चीज़ है, उससे इनकार नहीं है, उन फ़ायदा है, लेकिन उनके आने से, उस जगह पे रुकने से इम्पीडेंस तो हुई ना पब्लिक को, पब्लिक के लिए रुकावट का बाइस तो वो बने ना, तकलीफ़ का बाइस तो वो बने ना, ठीक है, फ़ायदे का भी बाइस बने, तकलीफ़ का भी। तो इस सर्किट के अंदर ये जो रेसिस्टर आप लगा रहे हैं, ये इंडक्टर लगा रहे हैं, कैपेसिटर लगा रहे हैं, इनके फ़ायदे अपनी जगह पर, लेकिन ये इम्पीडेंस तो क्रिएट कर रहे हैं ना सर्किट के अंदर, फ्लो ऑफ करंट के लिए रुकावट का तो काम कर रहे हैं ना। ये समझ में आ रही है बात आपको। तो ये 3 एलिमेंट हैं इम्पीडेंस के। तीनों एलिमेंट को कलेक्टिवली डिनोट किया जाता है, कलेक्टिवली डिनोटेड बाय Z। इस Z लेटर से, कैपिटल Z से कलेक्टिवली इन तीनों को डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब ज़रा इस ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, आपको पता है ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, ये वाला पोर्शन बेस कहलाता है, ये वाला पोर्शन, ये वाली साइड जो है हाइपोटेनियस कहलाती है। अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है, ये वाली,
ये इन तीनों का सम होगी। हाइपोटेनियस जो है वो सम होगी इन तीनों का, रेसिस्टेंस का भी, इंडक्टर का भी, कैपेसिटर का भी। नहीं भाई, इनका सम नहीं होगी। रेसिस्टर की वजह से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगी, इंडक्टर की वजह से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगी, और कैपेसिटर की वजह से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगी, उन इम्पीडेंसेस का सम है ये Z। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। Z स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आता है फिर XL प्लस XT। इसको इसी तरह ड्रॉ कर लीजिए। XL हो गया, XT हो गया, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, Z स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर। ठीक है, अब ये Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस हाइपोटेनियस को। ये Z इस हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। R क्या है? ये R आपका ये रहा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका R है। ठीक है, तो Z ये हो गया हाइपोटेनियस, R ये हो गया बेस। अब ये XL और XT ये रह गए, तो अब तो साइड कोई बची ही नहीं। ये वाली साइड है एक ही साइड जो दोनों को रिप्रेजेंट करेगी, XL को भी और XT को भी रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली साइड जो है ये XL कहलाएगी, और ये वाली साइड जो है वो हमारे पास XC कहलाएगी, XC। XT जो है वो कलेक्टिवली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? XT जो है वो कलेक्टिवली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? XL माइनस XT को, XL माइनस XT को। ये XT जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भाई, अभी इसकी मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता हूँ आपको। बहरहाल तो पहले तो इन तीनों को यहाँ इस ट्राइंगल में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। रेसिस्टेंस से जो इम्पीडेंस होगी वो ये रहा R, ये वाली साइड जो है R। ठीक है, और इंडक्टर से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगी वो ये रहा XL, अभी इनके फुल वर्ड्स भी लिख दूंगा। और कैपेसिटर से जो इम्पीडेंस क्रिएट होगी वो ये रहा XC। बाकी ये फार्मूला XT बराबर है XL माइनस XT, फिर ये वाला फार्मूला Z स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस XL प्लस XT होल स्क्वायर। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वाली जो साइड है, एक ही साइड, ये इम्पीडेंस बाय इंडक्टर और इम्पीडेंस बाय कैपेसिटर दोनों को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, इसका जवाब यहाँ लिख लीजिए पहले। अच्छा, पहले ये लिख लीजिए आप, हाउ टू ड्रॉ इम्पीडेंस ट्राइंगल। फिर इसकी तरफ आता हूँ, हाउ टू ड्रॉ इम्पीडेंस ट्राइंगल। ये क्वेश्चन बन गया छोटा सा कि इम्पीडेंस ट्राइंगल ये जो है ये आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसमें जो हॉरिजॉन्टल साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड ये रही जो कि बेस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेसिस्टेंस। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेसिस्टेंस। कैपिटल R इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भाई, वर्टिकल साइड जो है, वर्टिकल साइड यानी कि ये वाली साइड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, XL और XC। XL का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपको याद है ना, रिएक्टेंस का मतलब रेसिस्टेंस ही है। रिएक्टेंस का मतलब पिछली वीडियोस जो बच्चे देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है इस चीज़ का कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब ही ये है वो रेसिस्टेंस जो कि इंडक्टर की वजह से आ रही है, XL। ठीक है भाई, और XC जो है
ये हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब हाइपोटेनियस को बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, हाउ, वही बात कि एक ही साइड जो है दोनों किस्म की रिएक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी और इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी। हाउ सेम साइड रिप्रेजेंट बोथ, हाउ, ये ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, हाउ सेम साइड रिप्रेजेंट बोथ, एक ही साइड जो है वो कैसे दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इसको बताएं। अपवर्ड जो है, यहाँ दो एरो बने हुए हैं, इसी एक ही उसमें दो एरो बने हुए हैं। अपवर्ड एरो जो है, अपवर्ड एरो जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सएल को, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को। और जो डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्ससी को। ठीक है भाई, अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, साइड में ड्रॉ करता है, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हाइपोटेनियस जो है इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनियस रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पीडेंस जेड को, इम्पीडेंस यानी कि जेड को, या टोटल इम्पीडेंस इसको कह लें आप। ठीक है, जेड शोज, ये जेड आपको क्या बता रहा है, जेड शोज सम ऑफ ऑल थ्री इम्पीडेंसेस, सम ऑफ ऑल थ्री impedances, that is CRL। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला, इसको मिटाऊँ। अब ये Z कैलकुलेट करने के लिए, ये Z जो कि तीनों इम्पीडेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कोई फार्मूला भी है? ये बिल्कुल फार्मूला फॉर Z है, फार्मूला फॉर Z ये रहा। Z जो है वो बराबर है √R² प्लस X²T। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पीडेंस को। ठीक है, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टेंस को। और XT जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, XL कहाँ गया, XC कहाँ गया, XL कहाँ गया, XC कहाँ गया, ये दो कहाँ चली गई, इन दोनों का सम है ये XT का मतलब टोटल। इम्पीडेंसेस क्रिएटेड बाय इंडक्टर, इम्पीडेंसेस क्रिएटेड बाय कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ कैपेसिटिव, सम ऑफ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव reactances by of circuit ठीक है भाई, ये टॉपिक भी आपका तमाम हुआ। पार्ट 9 के अंदर हम देखेंगे AC थ्रू RC सीरीज सर्किट। अगर आपको याद हो तो ये चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था AC थ्रू रेसिस्टर, दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था AC थ्रू कैपेसिटर, और तीसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था AC थ्रू इंडक्टर। और अब ये चौथा टॉपिक अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AC थ्रू का। ये थ्रू सीरीज़ चल रही है, AC थ्रू RC सीरीज़ सर्किट, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है भाई,
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।